प्रिय विद्यार्थियों, बलबन की रक्त और लौह की नीति पार्ट 2 क्षमा चाहता हूँ। जो दूसरे पार्ट में इसको बनाना पड़ा, इसी कारणवश वो फोन कट गया, इसलिए मैं आपको दूसरे वीडियो में इसको बताने के लिए विवश हूँ। मैं आपको बता रहा था कि जो बलबन है, बलबन की जो रक्त और लौह की जो नीति है, उस नीति को आप इन शब्दों में समझ सकते हैं हम कि इसका ना तो कोई प्रत्यक्षीकरण हम ये देखते हैं कि खून की नदियाँ ही बहा जाएं, या कोई बलबन कोई रक्त का प्यासा था, जैसे हम मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में लोगों को जो इतिहासकारों के विचार हैं, जो रक्त का प्यासा था, ना तो बलबन के संदर्भ में ऐसे कोई विचार मिलते हैं, ना सिद्धांत मिलते हैं, ना अवधारणा मिलती है, बल्कि उसका जो येन केन प्रकारण जो उद्देश्य था बलबन का, वो यही था कि सुल्तान के पद, उसकी प्रतिष्ठा, गरिमा, उसको पुनः स्थापित किया जाए, जो गिर चुकी थी। लोगों में सुल्तान शासक के प्रति उसका सम्मान पुनः स्थापित किया जाए, लोगों में भय स्थापित किया जाए, और जो राज्य के, सल्तनत के और शासक के प्रति असंतुष्ट हैं, विरोधी हैं, विद्रोही हैं, राज्य के, सल्तनत के हितों को कुठाराघात पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन विद्रोहियों को, उन्हें आक्रमणकारियों को, असंतुष्टों को कठोरता से दबाया जाए, कुचला जाए, उनको निर्ममता के साथ उनको सजा दी जाए, उनको प्लस उनके संबंधियों को और समर्थकों को। इसका कारण ये था कि लोगों में, अन्य और लोगों में उदाहरण पेश किया जा सके कि ऐसा होगा तो इसका परिणाम ये होगा, ताकि लोगों में बह जाए, मैसेज जाए कि अगर इस तरह की विद्रोही गतिविधियां की जाएंगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको क्षमा नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको निर्ममता, सख्ती, कठोरता से उनको दबा दिया जाएगा। और उसके लिए जो सारी नीति बलबन ने अपनाई, वही नीति कहलाती है रक्त और लौह की नीति। मैं आपको इस वीडियो में अब बताऊंगा कि रक्त और लौह की नीति के उदाहरण, कि हम जब बलबन का शासनकाल पढ़ते हैं, बलबन की जो कार्य, उसकी उपलब्धियां का जब मूल्यांकन करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें कहाँ पर रक्त और लौह की नीति के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको बताऊं, जब 1279 ईस्वी में, 1279 ईस्वी में, जब बलबन का ही वफादार जो सूबेदार था बंगाल का, तुगरिल खान, जो कुछ उसको तुगलक खान भी कहते हैं, तुगरिल खान, उसने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो बलबन ने तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए अमीर खान, जो अमीन खान भी के नाम से भी जाना जाता है, अमीन खान को एक सेना लेकर तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। लेकिन अमीन खान तुगरिल के विद्रोह को दबाने में असफल रहा और पराजित होकर उसको वापस दिल्ली लौट आया। इससे जो बलबन था वो अत्यंत ही क्रोधित हुआ और उसने उसको सूली पर लटकवा दिया, कठोरता से के साथ उसको क्रोधित होकर उसकी हत्या करवा दी। एक मैसेज देने के लिए, किसी लोगों में भय का मैसेज देने के लिए कि असफलता का ये परिणाम होगा और असंतुष्टों को, विद्रोहियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा उदाहरण जब हम देखते हैं कि जब विद्रोही तुगरिल को पकड़ लिया गया, जब बलबन स्वयं गया, उसके विद्रोह को दबाया और वो भाग गया, और बाद में जब उसको पकड़कर कठोरता से उसको भीषण यातना देकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके मारने के बाद सुल्तान बलबन ने उसके समर्थकों, उसके संबंधियों को बड़ी निर्ममता के साथ, कठोरता के साथ उनकी हत्या करवा दी। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक भिखारी जो उसका समर्थक था, उदार था, दयालु था, सूदखोर था, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। और लखनौती के बाजार में दोनों तरफ, लखनौती के बाजार के दोनों तरफ 2-3 किलोमीटर तक उसने लाशों का ढेर लगा दिया बलबन ने। जो भी
तुगरेल के समर्थक थे, संबंधी थे, उनके जो उसके जो समर्थक थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया। तीसरा, बर्नी लिखता है कि लखनऊ में जिस तरह की सजा दी गई थी वह दिल्ली में कभी सुनी नहीं गई थी, और यही नहीं, हिंदुस्तान में इस तरह की किसी घटना को भी याद नहीं करते। यानी इससे संकेत मिलता है कि लखनऊ का जो कांड था तुगरील के समर्थकों के साथ, जो बलबन ने जिस कठोरता के साथ उसको दबाया था, वो वास्तव में बड़ा ही विभत्स और भीषण जघन्य कार्रवाई थी जो तुगरील के समर्थकों पर की गई और अन्य लोगों पर मैसेज या संदेश देने के उद्देश्य से। चौथा, कॉर्प्स ऑफ 40 अर्थात 40 गुलामों का जो दल था, जो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था, अपने समर्थकों का जो दल बनाया था, विश्वास पात्र लोगों का, उन्हें के कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। पांचवा, विंसेंट एडम स्मिथ लिखते हैं, वो कहते हैं कि शाही कमान द्वारा कई विद्रोहियों को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया, पैरों के नीचे डाला गया, कुचला गया, सिर से पैरों तक उनकी खाल निकलवा दी गई, उनके शरीर में भूसा भर दिया गया, यानी तूड़ा भर दिया गया, और उनमें से कुछ दिल्ली के हर गेट पर लटके हुए थे। किसी ने ऐसे आतंक की कहानी नहीं सुनी थी। ये सब उदाहरण क्या संकेत देते हैं कि सख्त नीति, विद्रोही गतिविधियों, विरोधियों, शत्रुओं के प्रति एक अत्यंत कठोर और सख्त नीति, जिसके उदाहरण मैंने आपको बताए। अब मैं इस वीडियो में आपसे इस मुद्दे पर भी बात करूंगा कि बलबन को रक्त और लोह यानी इतनी सख्त नीति को अपनाने की क्या आवश्यकता थी, इसको लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो बलबन ने महसूस किया कि सुल्तान के पद की गरिमा, प्रतिष्ठा, उसका सम्मान, जो सब कुछ समाप्त हो चुका था इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय, अगर उसको पुनः स्थापित करना है। और उसने यह भी महसूस किया कि जो सारी समस्याएं हैं उनकी जड़ यही है, शासक का, सुल्तान का कमजोर होना, निर्बल होना, दुर्बल होना, उसका सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, भय, इसका समाप्त हो जाना। इसलिए उसने, बलबन ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस कठोर और निर्मम सख्त नीति, रक्त और लौह की नीति को लागू किया। उसने कहा, बलबन ने, कि राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि है और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अर्थात जो पहली हम आवश्यकता की बात करते हैं, पहली जो आवश्यकता थी इस सिद्धांत की, इस थ्योरी की, वो ये थी किंगशिप ऑफ थ्योरी, अर्थात राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए भी ये जरूरी था, इतनी सख्त यानी रक्त और लोह की नीति को अपनाना। जब वो कहता है कि जो सुल्तान है, जो राजा है, शासक है, वो ईश्वर अर्थात अल्लाह का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, उसकी छाया है, उसका प्रतिबिंब है, तो वो कहता है कि सामान्य जनता, प्रजा, अमीर, दरबारी, इनको सुल्तान के खिलाफ या सुल्तान की नीतियों की आलोचना करने और उसके खिलाफ कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए भी उसने इस सख्त नीति को अपनाया। दूसरी आवश्यकता थी ढीला और कमजोर शासन। राज्य और सल्तनत दुर्बल, कमजोर और
आम जन की स्थिति में बाहर के लिए एक मजबूत और सख्त शासक की आवश्यकता थी। यानी आप देखते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो शासन था, जो प्रशासन था, वो कमजोर था, दुर्बल था, वो ढीला था और सख्त प्रशासन के लिए उसको इस तरह की कठोर नीति को अपनाने की आवश्यकता पड़ी। तीसरा जो कारण था, जो आवश्यकता थी, वो थी 40 गुलामों के दल का विनाश करना। आप देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने समर्थकों, अपने विश्वास पात्र लोगों का एक दल बनाया था और जो उस पर उसके पदोन्नति, उन्नति सब के लिए इल्तुतमिश पर निर्भर हों और उसकी सफलता में, उसके उन्नति में, राज्य की उन्नति में, सल्तनत की उन्नति में वो उसको बराबर सहयोग और समर्थन देते रहे, वफादार रहे। तो बलबन जो स्वयं इस 40 गुलामों के दल का सदस्य रह चुका था, अब ये दल के जो सदस्य थे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, 1236 ईस्वी के बाद, अब इनको ना तो राज्य के हितों से, ना सल्तनत के हितों से, ना सुल्तान के हितों से कोई मतलब रह गया था, बल्कि ये तो सुल्तान बनाने, सुल्तान हटाने, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। इसलिए बलबन जो इस दल का सदस्य रह चुका था, उसने महसूस कर लिया कि इस दल, जिसके जो 40 गुलामों का दल है, इसकी शक्ति को समाप्त किए बगैर वो सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक और एक दृढ़ता के साथ, सफलतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं कर पाएगा। इसलिए इस 40 गुलामों के दल को समाप्त करने की आवश्यकता के लिए भी उसको इतनी कठोर रक्त और लौह की नीति को अपनाना पड़ा, क्योंकि वो इस दल के सदस्यों से छुटकारा पाना चाहता था। चौथी जो आवश्यकता थी वो थी विद्रोहों से छुटकारा। आप देखते हैं कि जब बलबन गद्दी पर बैठता है तो बलबन को न केवल अपने जो उसके समर्थक थे, मुस्लिम सहयोगी, जागीरदार, जमींदार, जिसमें आप तुगरिल के विद्रोह को भी देख सकते हैं, बुनेही के विद्रोह का डर नहीं था, बल्कि राजपूतों के विद्रोह का भी डर था, मुस्लिमों के विद्रोहों का भी डर था। इसलिए वो आंतरिक और बाह्य सभी विद्रोहों को शक्ति के साथ, निर्दयता के साथ, दृढ़ता के साथ उनको समाप्त करना चाहता था। इसलिए भी उसने रक्त और लौह की नीति को लागू किया। पांचवी जो आवश्यकता थी वो थी मंगोल आक्रमण। जैसा कि आप देखते हैं कि 1221 में इल्तुतमिश के समय से ही भारत में और भारत की विशेषकर पश्चिमोत्तर जो सीमा है उस पर मंगोल आक्रमणों का भय स्थापित हो गया था, भय व्याप्त हो गया था। इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से उनको टाला। फिर बाद में बलबन के समय हम देखते हैं कि पुनः मंगोल आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और बलबन ने मंगोल आक्रमण और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए राज्य विस्तार की नीति को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। तो मंगोलों का जो निरंतर पश्चिमोत्तर सीमा और दिल्ली पर आक्रमण करने का जो भय था, उस भय को भी वो समाप्त करना चाहता था। आप देखते हैं कि 1285 में इसका पुत्र राजकुमार मोहम्मद मारा गया था, तो उसने, बलबन ने मंगोलों और मंगोलों से दिल्ली और दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने के लिए भी इस कठोर रक्त और लौह की नीति का पालन किया, इसको अपनाया। अब मैं थोड़ा सा आपसे इसी में थोड़ा सा एक बात करेंगे कि मंगोल आक्रमण, तो मैंने आपको बताया मंगोल आक्रमण की इसकी आवश्यकता थी, लेकिन मंगोल आक्रमणों और मंगोलों के प्रति जो उसकी नीति थी बलबन की, तो मंगोल संकट और उस मंगोल संकट के लिए बलबन ने किस तरह की सीमांत नीति को लागू किया, अपनाया। इल्तुतमिश के समय से, जैसे मैंने आपको बताया, मंगोल आक्रमण का खतरा था। तो जब
बलबन गद्दी पर बैठा तो उसने क्या क्या उपाय किए। पहला जो उपाय है हम बात करते हैं, जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे उन मार्गों पर नए दुर्ग बनाए, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और शक्तिशाली सैनिक चौकियां स्थापित की और भटिंडा, सिरसा, अबोहर, बटेर आदि दुर्गों का निर्माण बलबन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए ही करवाया। दूसरा जो उपाय मंगोल आक्रमण और सीमांत रक्षा के लिए बलबन ने किया वो था, सीमांत रक्षा का दायित्व योग्य और विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया। प्रारंभ में अपने चचेरे भाई शेर खां को यह दायित्व सौंपा गया और शेर खां की सूरवीरता से मंगोल अत्यंत भयभीत थे, आतंकित थे और 1270 में उसने यह दायित्व अपने पुत्र मोहम्मद खां को और बुगरा खां को सौंपा। तीसरा, सीमा प्रांतों के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और वहां पर योग्य सैनिकों को रखा। चौथा उपाय जो बलबन ने किया वह था, मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया कि मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करनी है, चाहे इसके लिए मैं कोई नई विजय प्राप्त भले ही ना करूं। बलबन के प्रयासों से कुछ वर्षों तक तो शांति बनी रही, लेकिन 1279 में मंगोल आक्रमण पुनः होने लगे और लेकिन बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। 1285 में चंगेज खान के नेतृत्व में तैमूर खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और जो बलबन का पुत्र था मोहम्मद खां, उसने मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन इस युद्ध में वो मोहम्मद भी लड़ता हुआ मारा गया और इससे बलबन को गहरा आघात लगा और बलबन ने सीमांत रक्षा का जिम्मेदारी मोहम्मद के पुत्र खुसरो को सौंप दी। धन्यवाद।